नमस्ते। चलिए आज अपने एसक्यूएल स्किल्स को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। हम सिंपल क्वेरीज से आगे बढ़कर कुछ ज्यादा पावरफुल और स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स की बात करेंगे। आज का सेशन हमारे एडवांस्ड एसक्यूएल टूल बॉक्स को तैयार करने के बारे में है, ताकि बड़ी बड़ी डेटा प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सुलझाया जा सके। कभी सोचा है एक ऐसे सवाल का जवाब कैसे दिया जाए जो खुद किसी दूसरे सवाल के जवाब पर टिका हो? असल में यही वो कोर प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए एडवांस्ड एसक्यूएल टूल्स जैसे कि सब क्वेरीज और सीटीईज डिजाइन किए गए हैं। तो आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे सब क्वेरीज के कॉन्सेप्ट से, फिर सीटीईज और उनकी असली ताकत यानी रिकर्जन को समझेंगे, और आखिर में ये भी देखेंगे कि कब कौन सा टूल चुनना सबसे बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे टूलबॉक्स के सबसे पहले और सबसे बेसिक टूल से, सब क्वेरी। ये एक सवाल के अंदर सवाल वाली पहेली को हल करने का सबसे फाउंडेशनल तरीका है। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? सोचिए कि किसी बच्चे को समझाना है। ये बस एक सवाल के अंदर दूसरा सवाल है। मान लीजिए पता करना है कि किन स्टूडेंट्स के नंबर क्लास के एवरेज से ज्यादा हैं। अब ये जानने के लिए पहले क्या पूछना होगा? क्लास का एवरेज क्या है? बस ये जो अंदर वाला सवाल है यही सब क्वेरी है, और प्रोफेशनली कहें तो ये एक नेस्टेड क्वेरी है जिसका रिजल्ट बाहर वाली क्वेरी इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो सब क्वेरी क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन ये दिखती कैसी हैं? मतलब जैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, वैसे ही सब क्वेरीज भी अलग अलग शेप का डेटा देती हैं, और ये समझना जरूरी है ताकि सही काम के लिए सही टूल इस्तेमाल हो सके। तो मोटे तौर पर 3 तरह की होती हैं। पहली है स्केलर, जो बस एक सिंगल वैल्यू देती है, जैसे क्लास का एवरेज। दूसरी है रो, जो एक रो में कई कॉलम देती है, जैसे किसी एक इंसान की उम्र और उसका शहर। और तीसरी है टेबल सबक्वेरी, जो एक पूरी की पूरी टेम्पररी टेबल बनाकर दे देती है, जिसे बाहर वाली क्वेरी यूज कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर। ये एक ऐसा फर्क है जो सब क्वेरीज के काम करने के तरीके, उनके लॉजिक और उनकी स्पीड पर बहुत बड़ा असर डालता है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है असल में। और ये फ़र्क है अनकोरिलेटेड और कोरिलेटेड सब क्वेरीज का। नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। अनकोरिलेटेड सब क्वेरी वो बस एक बार चलती है, बस एक बार, जैसे पूरी क्लास का एवरेज निकालना। दूसरी तरफ है कोरिलेटेड सब क्वेरी, जो बाहरी क्वेरी की हर एक रो के लिए, जी हाँ, हर एक रो के लिए बार बार चलती है, क्योंकि वो उस रो की वैल्यू पर डिपेंड करती है, जैसे हर शहर का अपना अलग अलग एवरेज निकालना। तो अनकोरिलेटेड का फ्लो कैसा होता है? बहुत सिंपल। अंदर वाली क्वेरी एक बार चली, उसने एक नतीजा दिया, जैसे कि ओवरऑल एवरेज, और बस बाहर वाली क्वेरी हर रो के लिए उसी एक नतीजे को इस्तेमाल करती है। सिंपल, सीधा और तेज। लेकिन कोरिलेटेड में कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ सिस्टम पहले बाहर वाली क्वेरी से एक रो उठाता है, मान लीजिए लंदन का कोई स्टूडेंट, फिर अंदर वाली क्वेरी को सिर्फ उसी एक रो के लिए चलाता है, जैसे सिर्फ लंदन का एवरेज निकालने के लिए। नतीजा मिलता है और फिर वो अगली रो के लिए यही पूरा प्रोसेस दोहराता है। जाहिर है इसमें परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। तो जैसा हमने देखा, सब क्वेरीज, खासकर जब कई सारी हों, तो काफी उलझी हुई लग सकती हैं। उन्हें पढ़ना, समझना और गलती ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो इसका कोई बेहतर तरीका है? बिल्कुल है, और यही एंट्री होती है कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस यानी सीटीईज की। जरा इस स्क्रीन पर नजर डालिए, ये एक नेस्टेड सब क्वेरी है। देख रहे कितनी कंफ्यूजिंग है? एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी, ये समझना ही मुश्किल है कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, और अगर कोई गलती हो गई तो उसे ढूंढना तो और भी मुश्किल। और अब जादू देखिए, बाईं तरफ वही उलझी हुई सब क्वेरी है, और दाईं तरफ वही सेम लॉजिक, लेकिन एक सीटीई के साथ। कितना साफ है ना? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने एक सिटी एवरेज नाम का एक छोटा टेम्पररी टेबल बनाया, और फिर आराम से उस पर अपनी फाइनल क्वेरी चला दी। तो सीटीईज क्यों इस्तेमाल करें? फायदे साफ साफ हैं। कोड पढ़ने में आसान हो जाता है, बार बार एक ही चीज लिखने से बच जाते हैं, गलती पकड़ना आसान हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, ये हमें एक सुपर पावर देती है जिसका नाम है रिकर्शन। और अब हम आ गए हैं सबसे मजेदार, सबसे पावरफुल चीज पर, रिकर्सिव सीटीईज। ये वो चीज है जो सीटीईज को बाकी सबसे अलग बनाती है। ये हमें हायरार्किकल डेटा,
मतलब ऐसा डेटा जिसमें लेवल्स होते हैं उसे संभालने की ताकत देती है, जिसे नॉर्मल जॉइन से करना लगभग नामुमकिन है। तो इस रिकर्शन से हम कर क्या सकते हैं? अरे बहुत कुछ। किसी कंपनी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देख सकते हैं, अपने कंप्यूटर के फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, किसी भी तरह के पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब ये एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल देता है। इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सी एम्प्लॉय टेबल देखते हैं। हर एम्प्लॉय की एक आईडी है, एक नाम है और उसके मैनेजर की आईडी है। बस एक ही है जिसका कोई मैनेजर नहीं। वो कौन होगा? जाहिर है, सीईओ। तो ये रिकर्शन आखिर काम कैसे करता है? सुनने में भले कॉम्प्लेक्स लगे, पर प्रोसेस बहुत सीधा है। स्टेप 1, एंकर, मतलब सबसे ऊपर से शुरू करो। उस एम्प्लॉय को ढूंढो जिसका कोई मैनेजर नहीं है, यानी सीईओ। स्टेप 2, रिकर्सिव स्टेप। अब उन सभी को ढूंढो जो सीधे सीईओ को रिपोर्ट करते हैं। और स्टेप 3, रिपीट। बस यही प्रोसेस दोहराते जाओ, हर लेवल के लिए, जब तक कि कोई और रिपोर्ट करने वाला ना बचे। तो अब हमारे एसक्यूएल टूल बॉक्स में सब क्वेरीज भी हैं और सीटीज भी। पर सवाल ये है कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। यहाँ एक सीधी सादी गाइड है। अगर बस ये चेक करना है कि कोई चीज़ मौजूद है या नहीं, तो एग्जिस्ट्स के साथ सब क्वेरी बेस्ट है। अगर एक सिंपल सा रिश्ता है दो टेबल्स के बीच, तो जॉइन से बेहतर कुछ नहीं। अगर लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसे साफ सुथरा रखना है, तो हमेशा सीटी चुनें। और हाँ, जैसे ही हायरार्की या ग्राफ जैसा कुछ दिखे, तो बिना सोचे रिकर्सिव सीटीई का इस्तेमाल करें। इस पूरी बातचीत को समेटने के लिए एक लाइन याद रख सकते हैं। सब क्वेरीज छोटी छोटी चीजों पर ध्यान लेती हैं, सीटीएस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं, और रिकर्सिव सीटीएस वो ग्राफ की तरह सोचती हैं। अगर ये फर्क समझ आ गया, तो समझिए कि किसी भी मुश्किल एसक्यूएल प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम तैयार हैं।